नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक और फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित्व से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे, जो हमारी वार्षिक परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। बच्चों, हमारी पिछली वीडियो में हम इन सवैया और कवित्व की सह प्रसंग व्याख्या समझ चुके हैं, और उससे पहले जो हम कविताएं पढ़ चुके हैं उनके भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर समझाए गए तब मैंने बताया था कि प्रत्येक पंक्ति से हम प्रश्न बना सकते हैं, और एक पंक्ति से एक से अधिक प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। वो हमारे विवेक, हमारी बुद्धि कौशल और जो पाठ्य सामग्री दी गई है उस पर निर्भर होता है। जैसा कि इसमें हम पहला सवैया लेते हैं, कवि सवैये में यहाँ पे पहली जो पंक्ति है इसमें कहा गया है कि पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकनी की ध्वनि की मधुराई। श्री कृष्ण के बारे में यहाँ बताया गया है, तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि श्री कृष्ण ने पाँव में क्या पहना हुआ है। तो उसमें क्या पहना हुआ है? पायनी नुपुर मंजू बजे, पायल पहनी हुई है, उसके घुंघरू बज रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने कमर पर क्या बांधा हुआ है। तो करधनी यानी कि तागड़ी बांधी हुई है। इसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न भी बनाएंगे अगली पंक्ति से कि श्री कृष्ण के शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। जैसे पट पीत पीत पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। और श्री कृष्ण के गले में क्या हिल रहा है? वन माल सुहाई, वन पुष्पों की जो माला है वो हिलोरे ले रही है। इसी प्रकार हम आगे भी प्रश्न बना सकते हैं कि श्री कृष्ण के जो आंखें हैं वो कैसी हैं? चंचल हैं। साथ में हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जग मंदिर किसे कहा गया है? संसार को जग मंदिर कहा गया है। श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को ब्रज दुल्हा कहा गया है। यहाँ पर देव सहाय से किसका अभिप्राय हो सकता है? इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। तो देव सहाय से मतलब कवि देव के लिए सहायक के रूप में यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बना सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं। आप इसमें और प्रश्न बनाने का प्रयास करना। अगला हम अब कवित्व करते हैं। यहाँ हम पूरे कवित्व से जुड़ा एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत कवित्व में किसके बारे में बताया गया या किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हर पंक्ति में प्रश्न बनता जा रहा है हमारा कि डार द्रुम पलना बिछोना, जो डालियाँ हैं वो क्या बन गई, और पत्ते थे वो क्या बन गए। तो जो डालियाँ थी वो पलना बन गए, और जो नए पत्ते थे वो बिछोना बन गए। इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि कौन उस पलने को झुला रहा है। तो पवन उस पलने को झुला रहा है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर दो शब्द आए हैं, केकी और कीर। केकी का अर्थ क्या है? मोर। और कीर का अर्थ क्या है? तोता। तो इस तरह से हम इसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि केकी किस क्या अभिप्राय है, केकी का अभिप्राय क्या है, और कीर का अभिप्राय क्या है। उसके बाद हम आगे इसमें ही प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन हिला कर तालियां बजाकर बसंत रूपी बालक को खिला रहा है। तो कोयल। कोयल क्या कर रही है? बच्चे को हिला डुला रही है और तालियां बजाकर खिला रही है। उसके बाद में फिर आगे पूछा जाता है कि बच्चे की नज़र उतारने के लिए क्या किया जा रहा है। तो बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई नून राई की जा रही है, नज़र बट्टू किया जा रहा है। इसी तरह से हम आगे बता सकते हैं कि बसंत रूपी बच्चे को किसका बच्चा कहा गया है। जो बसंत रूपी बालक है उसके पिता कौन बताए गए हैं। तो यहाँ पर कौन बताया गया है? कामदेव। प्रेम के सौंदर्य के जो प्रमुख हैं कामदेव, उनको यहाँ पर बसंत ऋतु का जनक बताया गया है। उसके बाद कहा गया है कि
गुलाब क्या करके उसको बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहा है, चटकारी चुटकी बजाकर बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से हम इसमें प्रश्न छांट सकते हैं। बाकी जो फिर शेष पंक्तियों में इसमें प्रश्न बचे हैं वो आप अभ्यास स्वरूप छांटने का प्रयास करेंगे। हमारा जो अगला कविता आता है उसमें पूरे कविता को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में किस सौंदर्य का वर्णन किया गया है, या इसका मुख्य जो सौंदर्य है, मुख्य जो भाव है वो क्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्णमासी की जो चांदनी रात होती है जिसमें चांद तारे आकाश में छाए रहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब इसी से संबंधित हम पहला प्रश्न ले सकते हैं कि पटिक शिलानी सो सुधार सुधा मंदिर, कि जो चांदनी का मंदिर है वो किस किन बातों से, किन किन तत्वों से समारोह सुधारा गया है। तो सप्टिक की शिलाओं से सुधारा गया है। साथ में उसमें कुछ और बातें अगर हम बताना चाहें तो कह सकते हैं कि उसमें जो दही का समुद्र है वो उमड़ता हुआ सा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो चांदनी है वो फर्श पर किस तरह से फैली हुई है। तो कह सकते हैं दूध के झागों के समान फर्श पर, आंगन में फर्श पर चांदनी फैली हुई है। उसके बाद हम यहाँ एक प्रश्न और ले सकते हैं कि चांद की तुलना किससे की गई है। तो चांद की तुलना राधा रानी के सौंदर्य से की गई है। राधा रानी का जो प्रतिबिंब है, जो अनुपम सौंदर्य है, उससे चांद की तुलना की गई है। आगे हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं कि मल्लिका का जो मकरंद है वो किसकी ज्योति से मिलकर बना है। तो मोती की ज्योति से मिलकर बना हुआ है। साथ में हम इसमें एक प्रश्न और ले सकते हैं कि मकरंद शब्द का क्या अर्थ है। मकरंद का अर्थ है फूलों का रस। जिस प्रकार फूलों का रस इकट्ठा किया जाता है उसको हम मकरंद कहते हैं। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि मकरंद का जो अर्थ है वो फूलों के रस के समान है। अगली जो हमारी पंक्ति है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी का क्या अभिप्राय है। आरसी का अर्थ है दर्पण, आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न आता है, तारा सी तरोनी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। इस पंक्ति से हम बना सकते हैं कि यहाँ पर तारा सी तरुणी में किस में झिलमिला रही है। किस में झिलमिला रही है। तो आंगन के पारदर्शी फर्श पर, जो साफ सुथरा निर्मल फर्श दिखाई दे रहा है उसमें उसकी छवि लहराती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं। बच्चों, ये थे कुछ आपके मार्गदर्शन हेतु छोटे प्रश्न बनाने का प्रयास, और आप बाकी जो पंक्तियां बची हुई हैं उनमें से तथा जो पंक्तियां समझाई गई हैं उनमें से भी आप अपने तरह से, अपने विचार, अपनी सोच के हिसाब से प्रश्न बनाकर उनका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम हमारी जो अगली कविताएं हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद।